brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। एक चीज और बताइए कि उनके लिए ये टर्म बार बार यूज किया गया, बाद में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने लिखा कि ही वाज परमानेंट सीएम इन वेटिंग, इसकी क्या कहानी है? जब वो 1998 में पीसीसी थे, जैसे कांग्रेस में एटलीस्ट कर्नाटक में क्या एक लेगेसी है, जो पीसीसी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू बाय डिफॉल्ट एक सीएम के फेज मुताबिक उनको पेश किया जाता है मीडिया के सामने या पॉलिटिकल इंटरनल सर्कल के साथ। 1998 में जब पीसीसी थे उनको हटा के एसएम कृष्णा को बनाया। एसएम कृष्णा का एक सिंगापुर मॉडल था, वो बहुत क्लिक हो गया। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी आईटी सिटी बना जो 5 साल में। 2004 जब एसएम कृष्णा स्टेट इलेक्शन से रिटायर हुए, स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हुए, तब सबको लग रहा था नंबर 2 कौन है। तब कर्नाटक का सरकार में होम मिनिस्टर थे खरगे साहब। उनको लगा था एक पहली बार दलित की मुख्यमंत्री की चांस आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली खरगे जी के लिए वो एक कोलिशन हो गया। हाईकमांड खरगे जी को छोड़ के धर्म सिंह को चुना। धर्म सिंह उसी गुलबर्गा रीजन के एक और वरिष्ठ नेता थे, और वो भी एक उनका कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी था ओबीसी में, उनको चुना गया। उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ 2013 में। दैट वाज द लास्ट चांस, आखिरी चांस लगा उनको कि इस बार मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन सकता हूं। बट सिद्धरामैया जब विरोध पक्ष के नेता थे असेंबली में, एक पादयात्रा करते हैं बेंगलुरु टू बल्लारी अगेंस्ट द माइनिंग बैरन्स, जो जनार्दन रेड्डी और उनके फैमिली थे उनके खिलाफ एक पादयात्रा करते हैं। उनको इतना मास रिकग्निशन मिल जाता है, हाईकमांड उनको इग्नोर नहीं कर सकता, तो सिद्धरामैया ऑटोमेटिकली उस पादयात्रा के बाद सीएम कैंडिडेट बन जाते हैं। तो खरगे जी का जो आखिरी मौका था मुख्यमंत्री बनने का वो भी खोते हैं। बट इस बार लोकली जो एक जोक चल रहा है, एटलीस्ट अब इस बार आ गया, टाइम आ गया। अगर 2023 में कांग्रेस का पूरा बहुमत आया तो खरगे जी का आखिरी चांस है। ऐसा एक जस्ट लाइट हार्टेड मोमेंट केपीसीसी में लोग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग। राजदीप जी, क्या रही खड़गे की अब तक की जर्नी, अध्यक्ष बनने के पहले की जर्नी, वो बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कर्नाटक की राजनीति में 1960 का अगर दशक देखें, उसमें सबसे बड़े नेता उनके थे निजलिंगप्पा जी। निजलिंगप्पा जी मुख्यमंत्री बनते हैं जब नई रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कर्नाटक स्टेट बनती है। निजलिंगप्पा जी उस पुराने कांग्रेसियों से थे जिन्होंने एक तरह से इंदिरा गांधी को टक्कर दी, और कामराज के बाद वही अध्यक्ष थे। हाँ, कामराज के बाद थे कामराज, निजलिंगप्पा, एसके पाटिल, ये उस जमाने के बड़े कांग्रेस नेता थे। लेकिन 69 में इंदिरा गांधी जीतती है और पार्टी को पहले तोड़ती है, और फिर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है। और निजलिंगप्पा जैसे जो बड़े नेता कर्नाटक के माने जाते थे वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। उसी समय 70 के दशक में एक और बड़े नेता आते हैं, जो मुझे लगता है आज की तारीख में आपको मानना पड़ेगा कर्नाटक के सबसे बड़े नेता रहे, देवराज अरस। क्योंकि देवराज अरस वो नेता हैं जो सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की आज हम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में करते हैं, वो उन्होंने 70 के दशक में कर्नाटक में किया। एक नया एक समीकरण वहां बना जो नॉन लिंगायत था, नॉन अपर कास्ट था, और बैकवर्ड कास्ट को साथ में जोड़ के, दलित मुस्लिम को जोड़ के उन्होंने अपनी एक पकड़ बना दी। 7 साल तक वो वहां मुख्यमंत्री रहे उस जमाने में। और खरगे जी मुझे ये बता रहे थे कल जब मैं उनको मिला कि उस जमाने में नए नेताओं को वो ढूंढ रहे थे। तब खरगे जी लेबर यूनियन के लीडर बने थे, उसी लेबर यूनियन में गुलबर्गा में जहां उनके फादर मिल वर्कर हुआ करते थे। और उन्होंने कहा मैंने वहां मेरी एक तरह से छोटी सी पकड़ बना ली उस मिल वर्कर में। उसी एरिया में धर्म सिंह भी उसी जमाने में और सोशलिस्ट थे। देखिए वहां लेट 60s में उनका कहना है गुलबर्गा में, हैदराबाद कर्नाटक में पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की भी एक पहचान हुआ करती थी। बड़ा गरीब इलाका है, तो पीएसपी कांग्रेस इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। धर्म सिंह पीएसपी में थे पहले, फिर कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। खरगे जी पहले से कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, और उसके पीछे भी उन्होंने एक बड़ी कहानी बताई। वो रहते थे वैसे बीदर में, लेकिन उनका जो मूल डिस्ट्रिक्ट है बीदर, जो गुलबर्गा के बगल में है, बड़े कम आयु में वहां एक कम्युनल राइट होता है।
उस कम्युनल राइट के दौरान 1947 उनकी माताजी जो है, जो 6 साल, जब वो 6-7 साल के थे, माताजी गुजर जाती है। और खरगे जी ने कहा, मैंने उस दिन एक राजदीप जी, आप जिसे कम्युनल राइट बता रहे हैं, वो रजाकारों के निजाम के खिलाफ एक सत्याग्रह था रामतीर्थ स्वामी के नेतृत्व में, हिंसा और हुई। उसमें जो कहा गया, जो हमारे पास जानकारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसमें निजाम के सिपाही आए, उन्होंने गांव में हिंसा की और जो भी दिखा उसे मार दिया। इनके पिता बाहर गए हुए थे और ये किसी ने कहा कि ये पालने में लेटे थे इसलिए बच गए। बिल्कुल, उन्होंने जो मुझे दो सिबलिंग, मदर, बहन, सिर्फ माताजी नहीं, उन्होंने जो मुझे कल कहा कि हिंसा हुई हमारे गांव में, जी, उस हिंसा में उन्होंने मुझे जो शब्द कल यूज किया, सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक हिंसा हमारे निजाम के सिपाही आए, दो ग्रुप्स में हुई और मैं वहां बच गया। मैं और मेरे फादर उसी समय बीदर से आ गए गुलबर्गा। वो गुलबर्गा आते हैं और अपनी एक नई जीवन बनाते हैं, लेबर के लीडर बन जाते हैं, लॉ कॉलेज चले जाते हैं, वहां लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे शिवराज पाटिल, ये शिवराज पाटिल लोकसभा स्पीकर नहीं, पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व गृह मंत्री, और हाल में एक बयान देकर चर्चा में आए और सफाई हाँ दी। जी बिल्कुल, वो शिवराज पाटिल नहीं, ये शिवराज पाटिल उसी एरिया से आते हैं, हैदराबाद कर्नाटका से, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनके साथ वो प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन देवराज अर्ज ढूंढ रहे थे कोई यंग नेताओं के, जिसमें 72 के चुनाव में दोनों खरगे जी और धर्म सिंह को वो टिकट देते हैं। और वहीं से उनकी एक कहानी शुरू होती है। एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी थी, वहां से वो अपनी राजनीतिक सफर करते हैं। और इंदिरा गांधी से वो उसी समय 70 में पहली बार उन्होंने कहा, वो इंदिरा गांधी से मिले, वो बड़े इंदिरा गांधी से भी बड़े प्रभावित हुए थे। और देवराज अर्ज ने उनको पहले ही यंग एज में एक मंत्री बनाया। और आप देखेंगे जितने भी कर्नाटक के कैबिनेट्स हुए जहां कांग्रेस की सरकार हुई, उसमें खरगे थे। वेरी इंटरेस्टिंग, उसी गुलबर्गा से एक और बड़े नेता आते थे, वीरेंद्र पाटिल, जो 2 बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनते हैं। वीरेंद्र पाटिल निजलिंगप्पा के बड़े नजदीक हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में एक टक्कर हुई, बिकॉज पहले वीरेंद्र पाटिल निजलिंगप्पा के साथ थे, बाद में वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं करीब आफ्टर इमरजेंसी 79-80 में। अब खरगे जी बिल्कुल कांग्रेसी रहे, एक्सेप्ट 90 डेज ही टोल्ड मी, 90 दिन के लिए जब देवराज अर्ज ने छोड़ा, और तब वो मुख्यमंत्री थे, उस मंत्रालय में वो मंत्री रहे, बट ही सेड मेरा दिल हमेशा कांग्रेसी रहा है। अब 80 के दशक में क्या होता है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को 2-3 चीजों का कंटेक्स्ट दे दूं जी। बार बार आप लोग सुन रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक। अगर आप कर्नाटक के नक्शे को देखेंगे तो ये उसका एक किस्म का राजनीतिक विभाजन, या कह लीजिए सब रीजन्स हैं जिनकी पहचान है। तो जो निज़ाम के हिस्से में था आज़ादी के पहले, और फिर वो कर्नाटक में हिस्सा आया जिसमें गुलबर्गा, बीदर जैसे इलाके आते हैं, उस इलाके को हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। सदर्न कर्नाटक की आप बार बार बात सुनते होंगे, जहाँ पर वो कलिग्गा और देवेगौड़ा का असर है। फिर कोस्टल कर्नाटक की आप बात सुनते होंगे, वहाँ से टकराव की, हिंसा की भी खबरें बीच बीच में आती रहीं राजनीतिक। तो हैदराबाद कर्नाटक से कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो दर्शक थोड़े से नए हैं उनको बता दूं फटाफट। 1969 में 1969 में पहली बार कांग्रेस में एक बड़ा डिवीजन होता है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी तय करती है कि नीलम संजीव रेड्डी उनके प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर इंदिरा गांधी, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनकी दावेदारी का समर्थन कर देती हैं। इस पर कांग्रेस में एक दोफाड़ हो जाती है। जो कांग्रेस के और कद्दावर नेता थे, नेहरू के समकक्ष से नेहरू के जूनियर, पर इंदिरा के समकक्ष और सीनियर, जिसमें जैसा राजदीप ने जिक्र किया, कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा, ये सब थे। निजलिंगप्पा उन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार, इकलौती बार, द्वितीय वरीयता के मत गिने गए, इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। ज़्यादातर कांग्रेसियों ने उनका साथ दिया और वीवी गिरी जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए। उसके बाद नवंबर 1969 में बेंगलुरु में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी अपनी पार्टी बनाती हैं, ज़्यादातर सांसद उनके साथ आते हैं, लेकिन बहुमत से आंकड़ा कुछ कम रह जाता है और तब लेफ्ट पार्टी उनको सपोर्ट करती है, उनकी सरकार बच जाती है। 1967 में चुनाव हुए थे, ये उनका कार्यकाल 1972 में पूरा होता है, लेकिन उससे पहले 1971 में ही
इंदिरा गांधी चुनाव करवा लेती हैं, फेमस नारा देती हैं गरीबी हटाओ का, जबकि संयुक्त विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ। इस संयुक्त विपक्ष में कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था, जिसको कांग्रेस ओ कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी था। और इसके अलावा भारतीय जनसंघ, लेफ्ट पार्टियां और तमाम दल थे, कुछ एक लेफ्ट पार्टियां। तो दूसरा कंटेक्स्ट ये आ रहा है बार बार कि इंदिरा के साथ चले गए। तीसरा कंटेक्स्ट है कि 1977 के बाद भी कांग्रेस में फिर से विभाजन होता है, कई नेता अलग होते हैं और देवराज उर्स जो बहुत मजबूती से इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे, एक पॉइंट पे आके इंदिरा और देवराज उर्स के भी रास्ते अलग हो जाते हैं। जो वीरेंद्र पाटिल का जिक्र आ रहा है ये उसी कंटेक्स्ट में आ रहा है। और तब राजदीप बता रहे हैं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसको कांग्रेस आई कहा जाता था 90 के दशक तक, कांग्रेस इंदिरा, उससे अलग हटकर दूसरी कांग्रेस में चले गए थे। प्लीज कंटिन्यू। केवल 6 महीनों के लिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, हैदराबाद कर्नाटका की एक छोटी सी बात और बताता हूं। पीवी नरसिम्हा राव हो जो एक तरह से आंध्र से आते हैं जी, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो जो हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं, उनमें आप देखेंगे वो मराठी भी जानते हैं, क्योंकि मराठवाड़ा का भी इन्फ्लुएंस था, बगल में महाराष्ट्र का भी एक इन्फ्लुएंस है, और तेलुगु भी जानते हैं। तो जब मैंने कुछ दिनों पहले खड़गे जी से मराठी में भी इंटरव्यू की, तो उन्होंने कहा क्योंकि सुबह हमारे घर में मराठी का भी पेपर पहुंच जाता था। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीवी नरसिम्हा राव को भी अगर आप देखेंगे उनकी भी मराठी बड़ी अच्छी थी। वो तो रामटेक से सांसद रहे हैं। सांसद भी रहे, पर उसके पहले भी उनकी मराठी बहुत ही अच्छी थी। उनके करीबी भी खांडेकर जी वगैरह महाराष्ट्र से आते थे। लेकिन आपने जिक्र किया देवराज अरस का, बहुत महत्वपूर्ण है। देवराज अरस को किसने निकाला? एक तरह से संजय गांधी जो थे वो चाहते थे कि एक नई कांग्रेस बने, उसमें जो ये पुराने नेता थे उन्होंने देवराज अरस को साइडलाइन किया। आते हैं नए पीढ़ी के नेता गुंडू राव जो बनते हैं मुख्यमंत्री 1980 में। वीरेंद्र पाटिल जो कांग्रेस ओ से है फिर से आ जाते हैं कांग्रेस में, और वो केंद्र में भी मंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो खड़गे जी के लिए 70 के दशक में वो छत्र छाया में देवराज अरस के रहते हैं। 80 के दशक में देवराज अरस छोड़ गए हैं, खड़गे जी कांग्रेस में एक बार आ जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरा इस समय कोई मेंटोर नहीं है। उनका कहना है कि राजीव गांधी ने उनको बहुत पसंद किया और वो चाहते थे कि एक तरह से सक्रिय बने कर्नाटक की राजनीति में। कि कर्नाटक की राजनीति बदल जाती है 80 के दशक में। जो जनता पार्टी है, जो पुराने जो सोशलिस्ट थे वहां, वो एक तरह से नई जनता पार्टी बन के रामकृष्ण हेगड़े बड़े नेता बन जाते हैं कर्नाटक के 80 के दशक में। आते हैं हम 90 के दशक में, वीरेंद्र पाटिल की अचानक मौत हो जाती है। वो 89 में वापस मुख्यमंत्री बनते हैं, मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है नए नेता कहां से आएंगे? तो नए नेताओं में से बंगारप्पा आ जाते हैं, वीरप्पा मोइली। देखिए तब क्या होता था, दिल्ली हाई कमांड डिसाइड करती थी कि कौन नेता बनेगा, और ये हाई कमांड कल्चर जो है उन्होंने कर्नाटक जैसे राज्य की राजनीति कंप्लीटली बदल दी। खड़गे जी भी जल्दी जान गए कि अगर मुझे सरवाइव करना है इस राजनीति में, मुझे हाई कमांड से जुड़ना है। तो वो हाई कमांड से जुड़ जाते हैं। फिर आता है जो मौका जिसके बारे में अभी बात की जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे 2 वर्जन दिए गए हैं। 1999 का चुनाव होता है और उस 99 के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आती है। ठीक है। उस समय लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर खड़गे जी थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष 1 साल पहले, 6 महीने पहले एसएम कृष्णा बने थे। अब 4 साल खड़गे जी का कहना है उस असेंबली में उन्होंने देवेगौड़ा को टक्कर दी, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, प्रतिपक्ष के नेता पूरी टक्कर दी। उन्होंने कहा मैं 2 रात का मैंने धरना किया असेंबली में, और इस देवेगौड़ा के खिलाफ, फिर पटेल के खिलाफ। देवेगौड़ा और पटेल दोनों, यानी देवेगौड़ा फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ। फिर जेएच पटेल बनते हैं, लेकिन मैंने पूरा टक्कर दिया। अब 99 का जब चुनाव आता है तब खड़गे जी का कहना है कि ज्यादातर एमएलए मेरे साथ थे, लेकिन मेरे जो उस समय मैंने एक कांग्रेसी से बात की, उनका कहना है कि एसएम कृष्णा के साथ एमएलए भी थे और पार्टी हाईकमांड भी था, क्योंकि एसएम कृष्णा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी रहे थे। एसएम कृष्णा ने बड़े अपने अच्छे संबंध बंगलोर के जो आईटी सेक्टर जो धीरे धीरे बूम हो रहा था उनके साथ थे। और इंपॉर्टेंटली उस चुनाव में वोकलिगा जो कर्नाटका का बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा एक जातीय समीकरण है, हाँ, उनके साथ उनका वोट पूरी तरह से 99 के चुनाव में कांग्रेस के साथ आ गया। देवेगौड़ा हारते हैं, रेवन्ना हारते हैं, एचडी कुमारस्वामी हारते हैं। तो उनका कहना है हम किस तरह से खड़गे जी को सपोर्ट करते हैं, हमारा समर्थन वोकलिगा के साथ गया। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा समुदाय कर्नाटक की राजनीति में दलित है 19%, उसमें से सबकास्ट बहुत है। खड़गे जी महार कम्युनिटी से आते हैं, जो अंबेडकर जी उसी कम्युनिटी से आते थे,
लेकिन 19% उनका है वोकली का, उससे काफी कम है, 12-13% होगा मुझे लगता है, लेकिन कम है। लिंगायत भी ज्यादा है 15% पर उस समय खरगे जी हारते हैं क्योंकि हाई कमांड उनका ये कहना था कि आज आप मुझे कह रहे हैं मैं हाई कमांड का कैंडिडेट हूं। 99 में एसएम कृष्णा हाई कमांड के कैंडिडेट बन गए। तब मैं तो नहीं रोया और कहा मुझे क्यों नहीं बनाया गया है। बहुत तो इंटरेस्टिंग। ये क्या वो शशि थरूर पर तंज कस रहे थे? नहीं, ये कह रहे थे, देखिए, क्योंकि हमने हमेशा उनको हर सवाल में पूछा ना कि आप अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट है, आप सोनिया गांधी के पसंदीदा है, आप हाई कमांड के नुमाइंदे हैं, इसलिए आप अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा यही सवाल 99 में आपने क्या एसएम कृष्णा को पूछा कभी कि वो किसके कैंडिडेट थे? राजदीप जी, ये आपने तब पूछा जब आप कैमरा और माइक के सामने खड़गे जी से बातचीत कर रहे थे, या उन तमाम मुलाकातों में जिसमें कल शाम की मुलाकात भी शामिल है, जब आप लोग कैमरा और माइक से दूर थे और दो अंतरंग मित्रों की तरह अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे? नहीं, मैंने खरगे जी का इंटरव्यू, मुझे लगता है जिस पहला इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया नॉमिनेशन के बाद, उस इंटरव्यू में मैंने 2-3 बार ये सवाल पूछा और मेरे साथ जो मौसमी सिंह थी उन्होंने बार बार रिमोट कंट्रोल कहा। तो कल जब मैं खरगे जी के घर में गया था, मैं कैमरा लेके गया था, तो मैंने कहा सर 2-3 सवाल करें। नो, तुम वही पूछोगे, यू आर अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ हाई कमांड, दिस टाइम नो इंटरव्यू। तो कल मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। अब 99 की बात आ गई। एक सेकंड, इंटरव्यू नहीं दिया, जो ज्ञान दिया आधा घंटा वो बताइए हमारे दर्शकों। नहीं, ज्ञान इसी नहीं, मैं उनसे ये जो आप आज पूछ रहे हैं ना, करियर उनका, क्योंकि कभी कभी हम बहुत कम जानते हैं, जैसे कि किस तरह से कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत हावी हुआ करते थे 60 के दशक में, इसलिए निजलिंगप्पा जैसे लोग बड़े टॉप लेवल पर हुआ करते थे। खरगे जी अभी भी येदियुरप्पा और फिर बसवराज बोम्मई। हाँ, लेकिन ये लिंगायत जो एक समय कांग्रेस के साथ थे वो आज चले गए हैं बीजेपी में। इसी कर्नाटका एक नेचुरल कांग्रेस सीट थी। कल खरगे जी, ये एसएम कृष्णा को बनाने के बाद से ये शिफ्ट शुरू हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए वोकलिगा बन गए और दोनों के बीच की जो देखिए, वोकलिगा तो ज्यादातर आज की तारीख में देवेगौड़ा ने नंबर 1 नेता बाद में बन गए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जब इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा 77 के हाल के बाद, वो कहां जाती है? चिकमगलूर जाती है कर्नाटक में, और मेदक। दीज वर द 2 बिगेस्ट साउथ स्टेट्स। 77 के चुनाव में भी बाकी जगहों में जब कांग्रेस हारती है, कर्नाटक जीतती है, आंध्र प्रदेश जीतती है। इंदिरा गांधी जब रायबरेली हारती है, चिकमगलूर वहां जाके चुनाव लड़ती है। तो कर्नाटका एक गढ़ माना जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग वॉज 2004, क्योंकि 99 में एसएम कृष्णा बनते हैं और खरगे जी पीछे रहे। 2004 में क्या हुआ कि त्रिशंकु विधानसभा होती है और कांग्रेस और जेडीएस के बीच में अलायंस की बात होती है, और यह होता है, और ये खरगे जी की बड़े दुख से कहते हैं कि देवेगौड़ा ने कहा कि आई विल एक्सेप्ट एनीवन बट खरगे, कि मैं आपके साथ तैयार हूं अलायंस करने के लिए, मैं आपका कोई भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तैयार हूं, लेकिन खरगे जी नहीं। तो खरगे जी ने पूछा मैंने क्या किया? हाँ। तो उनका कहना है कि 96 उनका कहना था 96 और 99 के बीच, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे, आप हमारे खिलाफ रोज आरोप लगाते थे, आपने बहुत हमें टारगेट किया, आई विल नॉट एक्सेप्ट खरगे। अब उसका दूसरा एक वजह है कि एक दलित मुख्यमंत्री को अगर आप बनाते तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर खरगे एक बार उस कुर्सी पर बैठ जाते तो उन्होंने किसको फिर किया? धर्म सिंह। क्यों? धर्म सिंह इज फ्रॉम अ स्मॉलर राजपूत कम्युनिटी। और इंटरेस्टिंग है, इन दोनों को करियर पैरेलल थी, क्योंकि 72 में पहली बार दोनों चुनकर आते हैं और धर्म सिंह भी लगातार चुनाव जीत के आते हैं टिल 2004। और खरगे जी कह रहे थे, एक कोई उनका जो बंदा है वो आ जाता है उनको मिलने और कहता है, सर यू कैन नॉट बी अंडर धर्म सिंह, यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब धर्म सिंह आपके अंडर थे और आज वो मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उनके अंडर मंत्री नहीं बन सकते। खरगे जी ने कहा, देखिए हाई कमांड का निर्णय है, हाई कमांड ने कहा है धर्म सिंह बनेंगे, आई हैव टू रिस्पेक्ट हाई कमांड। देखिए खरगे जी की एक खासियत है कि आई थिंक ही नोज कि किस तरफ हवा चल रही है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, जिसमें हाई कमांड। टिपिकल राजदीप सरदेसाई विद अ सॉन्ग। नहीं, ये मुझे आपका वो रात में जो आखिरी ट्वीट आता है ना, नहीं, ये पुराने नेता जो है ना कांग्रेसी, वो जान जाते हैं किसका। इवन बिकमिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक दिन पहले जब नॉमिनेशन के एक दिन पहले जब दिग्विजय सिंह की बात चली थी, मैंने कल खरगे जी को पूछा, हाउ डिड यू डिसाइड? सब कह रहे थे आप ये भी सही है, दिग्विजय सिंह मिले थे खरगे से रात को और पूछा था क्या आप लड़ रहे हैं? दिन में मिले थे पहले, और उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट इन द रेस,
उनको रात को देर रात बताया गया। एक कांग्रेस के एक नेता ने उनको जाकर कहा कि आपको लड़ना है, वो तैयार नहीं थे पहले। अच्छा। और ये कहा जाता है वो नेता शायद केसी वेणुगोपाल थे, जो आज कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है, और उनको ये कहा गया कि एके एंटनी ऑल्सो वांट्स यू टू फाइट। अब उनकी बातचीत हुई कि नहीं एके एंटनी से, ये क्लियर नहीं है, लेकिन खरगे जी एंटनी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है उसके बाद देर रात उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, पूरी तरह से हाईकमांड मेरे साथ है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ूंगा। बट you know that is the final time he tried 2013। तब तक सिद्धारमैया टेक ओवर करते। क्या होता है कि एक नया जनरेशन आता है, एंड सिद्धारमैया जो थे वो, जैसे नागार्जुन कह रहे थे, 2013 तक उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, जब वो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है, मिस्टर खरगे गेट्स barely 2-3 वोट्स while सिद्धारमैया गेट्स मोर देन 90। उन 2-3 में उनके बेटे प्रियंक खरगे भी एक होंगे। लेकिन बाय 2013 कांग्रेस जो है एक नए जनरेशन में आती है। खरगे बिलोंग टू द देवराज अर्स जनरेशन, लॉस्ट आउट टू एसएम कृष्णा, लॉस्ट आउट बाय बैड लक टू धर्म सिंह, बट अब एक नया जनरेशन आ गया है, सिद्धारमैया एंड शिव कुमार। सो फॉर खरगे दिस इज लाइक एज ऑफ 80, एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल गई। सबको लगाया था कि एक तरह से 2019 के हार के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट 2019 इलेक्शन, देखिए कैसे दुनिया बदलती है। यू बिकम राज्यसभा लीडर एंड 2022 यू हैव बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। जो उन्होंने कल मुझे कहा, राजदीप जी मैंने तो लेबर यूनियन में एक मिल, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। आप लोग बार बार मुझे कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल ये वो, राजदीप जी मैं भी कामदार हूं, मैं भी छोटे, ये मानना पड़ेगा। यू सी लॉट ऑफ लीडर्स वी डोंट सी देयर जर्नी। हम आज देखते हैं 80 साल के हैं, बूढ़े हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, बट ही हैज कम अप इन लाइफ द हार्ड वे, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बिल्कुल, पूरी तरह सहमत हूं इस बात से। Therefore, over the last 40-50 years, you have to give credit to some long innings। कभी-कभी पॉलिटिक्स में मैदान पर टिके रहना पड़ता है। That is the real quality of a good politician की जो ये हमने नरसिम्हा राव से सीखा, ये बिल्कुल। हमने सीताराम केसरी से सीखा, ये हमने शरद पवार से सीखा, और आज अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे से। टिके रहना है, गेम में बने रहना है। पता नहीं कब आपकी बारी लग जाए।